नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीते दिनों की गई कैबिनेट की बैठक में धामी मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसी क्रम में प्रदेश में हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सड़क सुरक्षा नीति का स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। और इस नीति को सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत महत्वपूर्ण बताते हुए संस्कृति राज्य मंत्री ने कहा है कि विशेष निश्चित तौर पर ही दुर्घटनाओं को रोका जाएगा और इसी क्रम में देखते हुए नीति को लाया जाएगा। इसी नीति के तहत सड़क दुर्घटनाओं में अवश्य कमी आएगी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ समय समय पर हमने ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु अनेक जो हमारे जो ट्रैफिक दल है वो बनाए हैं और कहा है स्पीड को कृपया स्पीड जो ब्रेकर भी हैं और साथ में हमने ये भी कहा है कि जो एक जांच भी की जाती है कि उस तय सीमा से अधिक आपकी जो गाड़ी जो चलती है वो नहीं चलनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इस प्रकार से जो अनियमितता होती है उसके दुष्परिणाम हमको देखने में आते हैं। खासतौर से युवा शक्ति जो है युवा जो है उनके माध्यम से ये जिस प्रकार से दुर्घटनाएं जो आ रही हैं और बहुत ही दुखद है सच में। बहुत इसको देखकर बहुत ही गंभीरता के साथ अब इनके ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाएगा। उसके लिए कठोर जो नियम है वो नियम बनाए गए हैं, उन यातायात के नियमों का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड के हर्षित बुखला क्षेत्र के दौरे पर आ सकते हैं, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन यात्रा चल रही है, जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और चारधाम के तीर्थ पुरोहितों ने पीएम नरेंद्र मोदी को शीतकालीन यात्रा पर आने के लिए निमंत्रण दिया था। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले से स्थित गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल पर मुखना पहुंच सकते हैं। यहां पर कांग्रेस की ओर से पीएम के दौरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पीएम सिर्फ उत्तराखंड का दौरा करते हैं, उन्हें वहां की जनता से कोई लगाव नहीं है। जब बार बार ये बातें होती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है, तो ये मुझे समझ नहीं आता। जब भी कोई चुनाव सामने आते हैं ये लगाव तभी क्यों बढ़ जाता है। बिल्कुल देखिए, मुगबा हो, हर्षिल हो, वो हमारे पर्यटन स्थल है और वहां पे कई पर्यटक आते हैं। अब मोदी जी को अगर इतना ज्यादा उत्तराखंड से लगाव है तो अभी बजट पेश किया है केंद्र की सरकार ने, और हर बार प्रदेश की सरकार डबल इंजन की बात करती है, लेकिन हर बार उत्तराखंड के हाथ खाली रह जाते हैं। ग्रीन बोनस के नाम पे पिछले 10 सालों से आप प्रदेश की जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन बोनस उत्तराखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू हुई समान नागरिक संहिता को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस कानून के लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सवाल खड़े किए हैं। ज्योति रौतेला ने कोटद्वार में बीटीओ में मीडिया से बात करते हुए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ और असंवैधानिक बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ है और इसका कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करेगी। देखिए, हम लोगों को लगता है कि एक तरफ भाजपा सनातन की बात करती है और दूसरी तरफ ये जो लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइजेशन करने का काम करती है, उसमें कहीं ना कहीं ये हिंदू मैरिज जो एक्ट है उसके खिलाफ भी है। और जो हमारी संस्कृति है कि शादी के बाद ही लोग साथ में रहते हैं, एक लड़का एक लड़की को आप लिव इन में साथ में रहने के बिना विवाह के साथ में रहने की जो परमिशन दे रहे हैं वो गलत है। कहीं ना कहीं एक दिन हुआ करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह भंडारी ने बीजेपी सरकार पर सरकारी धन के बंदरबाट का आरोप लगाया है। राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा है कि उत्तराखंड पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन इसके बावजूद सरकार मात्र सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने चुनाव को भी प्रभावित करने का बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। पूरी सदस्यता है और इन्होंने तो ये समझ लिया है कि जो है इनके अलावा कोई है ही नहीं, और कुल मिला के जिस प्रकार से बंदरबाट हो रही है प्रदेश की जो है
प्रदेश पे जो है लगभग जो है 70,000 करोड़ का कर्जा इस टाइम हो चुका है और उस पैसे का ये दुरुपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग करके जो है चुनावी मसले को जो है खत्म कर रहे हैं और जो चुनाव पारदर्शी तरीके से होने चाहिए थे उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध हो रहा है। 2 दिन से कुमाऊं के कई क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि इन मीटरों को लगाने को लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सड़क पर फेंक कर विरोध जताया है। स्मार्ट मीटर लगाने पर मचे बवाल के बाद हीरा सिंह बिष्ट ने कहा है कि धामी सरकार कंपनियों के हाथ बिकी हुई है। स्मार्ट मीटर किसी भी प्रकार से उत्तराखंड के लिए लाभदायक नहीं होगा। हार का सामना करना से बड़ा चंदा डोनेशन वसूल कर लिया बीजेपी ने, धामी सरकार ने। ऐसे जगह उसी मीटर स्मार्ट मीटर लगा रहे, क्यों लगा रहे? रीजन तो है ना, स्मार्ट मीटर दूसरे में क्या फर्क है? आप तो कंपनी के हाथ में धामी सरकार पे की हुई है, जैसा वो कह रहे हैं इसलिए कंपनी। और कोई जनहित का मुद्दा थोड़ा ना, जनहित का मुद्दा तो है कि बेरोजगारी दूर करो, नौजवानों को काम दो, महंगाई कंट्रोल करो, आप महिलाओं का सम्मान करो, आप किसानों खेतों को पानी दो, उनकी उपज का मतलब तो पहाड़ों से पलायन दो। ये है महत्वपूर्ण मुद्दे। कोई नहीं, आपने कोई आईटी नहीं खोला, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, और जो धरोहर थी हमारे प्रदेश की, देश को सारी भेज दी, सर्वे बन के भेज दिया। देखी जाती थी कहीं न कहीं लगातार हार का सामना करना। और खबर जसपुर से है, जहां पर नगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नौशाद सम्राट ने पद को शपथ ग्रहण करते हुए एक बात सबसे पहले नगर को सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दिया। उन्होंने नगर के वार्डों में सफाई व्यवस्था को लेकर पालिका सभागार में सफाई कर्मियों और वार्ड मेंबरों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। साथ ही उन्होंने मोहल्ला पट्टी चौहान में पहुंचकर वार्ड में पसरी गंदगी को देखकर अधिशासी अधिकारी पर नाराजगी जताई है और वार्ड की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश पारित किए हैं। उन्होंने पालिका सफाई कर्मचारियों के ठेकेदार की सख्त हिदायत देते हुए जगह की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो सफाई ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। सुधार के लिए कर्मचारियों की बैठक करी है, इन्हें वार्ड से बहुत शिकायत आ रही थी कूड़ा न उठाने की, और वाजे जगह तो गाड़ी पहुंचने की बहुत शिकायत है कि अभी तक 4-6 दिन से कूड़ा नहीं उठा। तो मैंने उस शपथ में सबकी बैठक करी और इन्हें 1 हफ्ते का समय दिया कि वार्ड में घूमो और 10 आदमी का, मुझे जिम्मेवार आदमी के वो चीजें हैं कि वार्ड में सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है और मेंबर से मिले हमारे जाके। मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे दिया सुधार के लिए। मुझे उस वार्ड के 10 और अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए शहर के चुनिंदा लोगों को सम्मानित किया गया है। बताते चले कि गुमानियावाला स्थित राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें हमने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए शहर के चुनिंदा पत्रकारों, शिक्षकों और समाज सेवियों को बुलाया गया है। दीप प्रज्वलित करके सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान एकेडमी के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने फूल माला पहनाकर इन सभी को सम्मानित किया और सभी अधिकारियों, अतिथियों को हौसला अफजाई के लिए पुरस्कार भी दिए। मंच पर मौजूद सभी ने अपने कामों को जिम्मेदारी से करने की बात कही। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दीप जलाकर समारोह का आयोजन किया गया। तमाम दिग्गजों को यहां पर सम्मानित भी किया गया है। तो वही छोटे छोटे बच्चे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी ने यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर समा बांधा। सम्मान समारोह का आयोजन तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गजों को यहां पर सम्मानित किया गया है और इसी के साथ साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तमाम बच्चे पहुंचे हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए जो है ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर कई दिग्गज यहाँ पर सम्मानित हुए हैं, जहां पर तमाम बच्चे पहुंचे हुए हैं। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए इस पूरे कार्यक्रम का समा बांधते हुए नजर आ रहे हैं। सम्मान समारोह का कार्यक्रम ये है
जो आपको दिखा रहे हैं और यहाँ तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है, सभी को सम्मानित किया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का, जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। थैंक्स टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर प्रोवाइडिंग अस और रेंडरिंग अस द एंडलेस सपोर्ट टू रन दिस एंटायर इकोसिस्टम। इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर, उत्तराखंड वेंचर फंड यानी UVF की स्थापना, जिला नवाचार समिति की स्थापना, उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक 20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000 रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की IPR भुगतान और निःशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है। साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार गुरुकुल नारसन से शुरू हुई जो है UKT की संस्कृति बचाओ यात्रा विभिन्न जगहों से होते हुए मुख्यालय पौड़ी पहुंची, जहां पर उन्होंने नुक्कड़ सभा का आयोजन कर UCC के लिए लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर विरोध दर्ज किया। यात्रा के संयोजक राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि एक तरफ तो बीजेपी सनातन की बात करती है, तो वहीं UCC लागू पर सनातन पर जो है वार कर उत्तराखंड की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से UCC में लिव इन रिलेशनशिप की वैध करार दिए जाने की प्रावधान दिया गया है और ये सनातन परंपराओं के खिलाफ है, साथ ही इससे पारंपरिक परंपराएं भी समाप्त हो जाएंगी। यात्रा है वो आज का जो ये पड़ाव है, यहाँ हम अभी में हमारा पड़ाव है और उसका अगला पड़ाव कल जो हमारा कर्णप्रयाग में होगा। लेकिन इस पड़ाव का, इस यात्रा का जो मुख्य मकसद है वो जनता के बीच UCC के जो वास्तविक अर्थ है और इससे होने वाले दूरगामी दुष्परिणाम जो है उनसे हम जनता को अवगत कराना चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि जो बीजेपी की वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार है, इसने सिर्फ सनातन का नाम लेकर किसी धर्म विशेष पर इसका असर होगा करके इस पर लोगों का दिल छला है और हमारे उत्तराखंड की भोली वाली जनता को बरगलाया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने जो भी है जनता के अनहित को देखते हुए उसकी पूरी ताकत भर आपने ताकत लगाकर जो हमेशा जो है लड़ाई लड़ी। राज्य देने की बात कही तो राज्य के लिए भी पूरी अपना एक जीवन को धोखा है लोगों ने। 42 लोगों ने शहादत दी। मुझे भी बडोली जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं यहीं इसी पौड़ी में एक पौड़ी होती थी, वो दिन की पौड़ी थी चढ़ाने की, मैं यहीं की दिन उनके साथ हमारा समय बैठा रहा और यहीं से पुलिस हमको ले गई। जो भी हुआ वो एक जमाना वो भी था, शायद आप लोग ने देखा और नहीं देखा होगा मैं नहीं जानता। तो मैं ये कह रहा था, ये हमने जो उत्तराखंड मांगा था किस लिए के लिए मांगा था? आपके लिए मांगा था, नौजवान के लिए मांगा था। और भाजपा कांग्रेस की सरकार आई, इसने पूरे पहाड़ को बर्बाद कर दिया। कहीं कौड़ी के भाव जमीन बेच दिए, घर घर में दारू का ठेका खोल दिया, नौजवान को बर्बाद कर दिया
और अब आपकी एक यूसीसी को लाके हमारी माँ बहन जो हमारी बेटियां बचेंगी उसको भी बर्बाद करने की प्रक्रिया चल रही है। ला देंगे उत्तराखंड एक शांति प्रिय देश की भूमि है। यहाँ की जनता मासूम है, शांति प्रिय है, और आज उन्होंने इनको बरकरार करके 5 किलो आटा, भाई साहब कहने 5 किलो आटा चावल देके वो प्लास्टिक के चावल है। जनता का शोषण कर रही है, जनता बुद्धू बना रही है, जनता का बेवकूफ बना रही है, लॉलीपॉप के देखे उन्होंने फाइल कर दिया। जो लोग खेती करना चाहते प्लान कर दिए, यहाँ की भूमि खत्म हो गई, बंजर हो गई। क्यों? ये 5 किलो आटा 3 किलो चावल के उसमें दे रहे, ना तो रोजगार दो बच्चों को, युवा वर्ग को रोजगार दो, बेटों को शिक्षा दो, रोजगार दो, और ये लॉलीपॉप देकर जनता को गुमराह न करे। देखिए, जिस प्रकार से धामी सरकार ने उत्तराखंड पर काला कानून थोपने का प्रयास किया और उत्तराखंड को पहला राज्य हमारा है जहां पर यूसीसी लागू किया गया। अगर ये यूसीसी वास्तव में आम जनमानस के हित के लिए है तो ये कानून में अपने हमारे माननीय मोदी जी गुजरात से शुरुआत करते इसकी या अन्य राज्यों से करते। एक तरफ जनता जहां मूल निवास वो कानून ये भौगोलिक आधार पर परिसीमन की बात करती है आई है, लेकिन दूसरी तरफ धामी सरकार यहाँ पर यहाँ के लोगों को ऐसे समय पर ये कानून थोपने का प्रयास करा जबकि राष्ट्रीय खेल यहाँ पर थे। और इसके साथ साथ इससे पहले हमारे दल के वरिष्ठ नेता दिवंगत माननीय त्रिवेंद्र पंवार जी के द्वारा भी 48 घंटे का उपवास देहरादून में किया गया। तब ये इन्होंने इसकी डेट भी तय कर दी थी कि इस तारीख से हम इसको ये यूसीसी यहाँ पर लागू करेंगे, लेकिन उसके पश्चात जब उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना विरोध प्रकट किया तो उन्हें उसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन ऐसे समय पर जब इन्होंने ये कानून यहाँ पर लागू किया तो जनता के बीच में वास्तविक रूप से इसमें रोष है। अल्मोड़ा में बीते रोज जंगलों की आग से बचाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग और उत्तराखंड सरकार की ओर से इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें वनाग्नि बुझाने का अभ्यास किया गया। ये अभ्यास बिनसर, सिटोली और बल्टा के जंगलों में किया गया है। इसमें प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, होमगार्ड और आपदा मित्रों ने हिस्सा लिया। डीएम अल्मोड़ा आलोक पांडे ने कहा है कि मॉक ड्रिल के जरिए सभी विभागों में समन्वय बेहतर होगा और जनता से जागरूकता बढ़ेगी। आज भारत सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से, उत्तराखंड सरकार के सहयोग से हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल आयोजित की है और 3 जगहों पे बलटोली, सितौली और दक्षिणी बिनसर को मानते हुए हम लोगों ने किया है और एक स्टेजिंग एरिया बनाई है और 3 टीमें 2-2 साइड से बनाई हैं और इसमें हमारे रिस्पांस ऑफिसर, फायर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा मित्र, होमगार्ड और एनजीओ को लोगों को भी शामिल किया है। एक टीम में हमारे 44 लोग थे और दाएं बाएं दोनों तरफ से हम लोगों ने प्रयास किया। उसके लिए 88 लोग थे, कुल 264 लोग हमारे आपदा में लगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इससे एक तो करने से सारे विभागों में कोऑर्डिनेशन होगा, दूसरा एक जागरूकता भी बढ़ेगी और पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ेगी। और हमारा जनता से भी अनुरोध है कि जो अपने खेतों में आग लगाते हैं कृपया करके इसको बंद करें, क्योंकि इस समय दिन का तापमान आप देखिए काफी बढ़ रहा है। एम्बुलेंस बस का नंबर है ट्रांसपोर्ट श्री के लिए 0205 और दूसरी बस है 0906। और खटीमा में स्थित कॉमन नदी में हो रहे खनन को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने कॉमन नदी में हो रहे खनन का विरोध करते हुए शासन प्रशासन से तत्काल खनन बंद करने की मांग की है। तो वहीं ग्रामीणों में खनन बंद करने की मांग को लेकर विधायक भुवन कापड़ी के साथ धरने पर बैठे और तत्काल खनन बंद करने की मांग को लेकर एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। तो वही विधायक भुवन कापड़ी ने कहा है कि रिवर ट्रेनिंग के साथ माफियाओं का फायदा पहुंचाने के लिए जबरन वहां पर जो है खनन कराया जा रहा है, जिससे कि यहाँ के ग्रामीणों की भूमि का काफी नुकसान होगा। उन्होंने शासन प्रशासन से खनन की अनुमति निरस्त करने की मांग की है। मेरी बात, ये जो आपका धरना प्रदर्शन है बिल्कुल गलत है। और खटीमा जिलाधिकारी और तहसीलदार अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग ने हमें ये कहा कि यहाँ पानी भरता है, आपदा आती है, यहाँ रिवर ट्रेनिंग होनी चाहिए। रिवर ट्रेनिंग के लिए 300 बाय 50 मीटर की जगह चिन्हित की गई है, जबकि मुझे लगता है कि अगर दिया गांव को ही हम सिर्फ देखेंगे तो ये कम से कम 4-5 किलोमीटर है। वो सिर्फ खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जबरन यहाँ पे खनन कराया जा रहा है। पूरे ग्रामीण सुबह से यहाँ एकत्रित है। जब मुझे सूचना मिली, यहाँ से फोन आया कि यहाँ खनन हो रहा है, उस खनन से यहाँ के भूमि कटाव बढ़ेगा। पिछले साल हमारी यहाँ पर आपदा आई थी, उसका मुख्य कारण ये था कि जो हमारी 3 मेन यहाँ नदियां हैं, कॉमन, परवीन और जगबुड़ा,
इसमें सिल्ट बहुत जमा हो गया था, तो इसमें डीसिल्टिंग की कार्रवाई की जानी बहुत आवश्यक थी। लिहाजा इसी सिलसिले में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रपोजल भेजा गया, जिसमें तीनों जगह परवीन नदी, कॉमन नदी और जगपुड़ा नदी में डीसिल्टिंग काम के लिए यहाँ पर रिवर ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत हमने टेंडर फ्लोट किया। इसी का टेंडर हमने किसी एक जो लोएस्ट बिडर था उसको दिया गया, और आज माननीय विधायक जी और उनके कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल नाजायज है। आप बात कर रहे हो सरकार। और काशीपुर में पुलिस ने पत्नी के हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी भगवान दास ने बताया है कि उसकी पत्नी के नजर उसकी संपत्ति पर थी और इसलिए उसने घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार सीओ दीपक सिंह ने मामले का पर्दाफाश किया है। फिलहाल हत्यारोपी पुलिस को गिरफ्त में ले लिया गया है। के पति ने ही चाकू मार दिए हैं, जिससे उसकी हत्या की आशंका उन्होंने जताई थी। इस मामले पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मौके से पता चला कि उसका पति फरार हो गया है। जैसे ये सूचना हमने एसएसपी साहब को दी, उन्होंने बोला तुरंत जितने भी काशीपुर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और नाके हैं, इन पे एक तो इनको सील कर दिया जाए और इन पे चेकिंग स्टार्ट कर दी जाए। फिर उनके पुत्र ने आके जैसे ही कोतवाली काशीपुर में आके तहरीर दी, हमने मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत होने के 2 घंटे के अंदर ही जो एसएसपी सर के बताए हुए निर्देश थे, उनके निर्देशानुसार हमने उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। और देहरादून नगर निगम भी डिजिटलाइजेशन का दिशा में आगे बढ़ रहा है। नगर निगम से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के डिजिटाइजेशन किया जा रहा है और अब प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों का नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बिल भेजे जाएंगे और उन्हें ऑनलाइन भुगतान की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। मेयर सौरभ थापरियाल ने कहा है कि इससे लोगों को भुगतान में सहूलियत होगी। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि 1 लाख रुपए से अधिक देनदारी वाले बकायेदारों की व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। देखिए, जो हमारे बकायेदार हैं, जो अगर बड़े बकायेदारों की बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर जिनकी देनदारी शेष है, ऐसे 460 बकायेदार हैं। और प्रथम चरण में फिलहाल हमने 30,000 से ऊपर की जिनकी देनदारी है, ऐसे 921 बकायेदारों को मैसेज भेजने का इसमें लिया है टारगेट। और 921 लोगों को अभी जैसे ही माननीय महापौर जी के द्वारा क्लिक किया गया, लॉन्च किया गया इसको, तो सभी को मैसेजेस जाना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे 15,000 बकायेदार हैं, उनको चरणवार कवर करते हुए रिपीटेडली मैसेजेस भेजने की योजना है और सरलीकरण की ओर ये प्रयास है, जिससे कि बहुत ही आसानी से जो करदाता हैं वो टैक्स पेमेंट की कार्रवाई को कर सकें। देखिए, जैसे हमारा पूरा भारत है, उसने एक हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत में जो डिजिटलाइजेशन है, इसकी प्रक्रिया को मतलब इसे जन जन के बीच में पहुंचाया जाए, आम जनता के बीच में पहुंचाया जाए। उसी कड़ी में आज अपने उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने पहल की है, अनूठी पहल की है। और इसमें क्या है कि अपने जो कई लंबी लाइनों के लिए ना लगना पड़े बकायेदारों को और समय थोड़ा कम होता है, तो आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से हमने सुविधा देने का कार्य किया है। और वही पौड़ी में फायर सीजन शुरू होने से पहले वनाग्नि की चुनौती से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। और वन विभाग को पौड़ी के तमलाग गांव और रायसी के साथ साथ मांडाखाल क्षेत्र में वनाग्नि की सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग, एसडीआरएफ, पुलिस बल और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वनाग्नि से फंसे 12 लोगों को रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर 10 छात्रों को सकुशल जंगल से बाहर निकाला गया। वहीं वनाग्नि में झुलसे 2 छात्रों को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। आग के धुएं के कारण बेहोश हुए व्यक्ति को भी तत्काल उपचार दिया गया। मॉक ड्रिल को मॉनिटरिंग डीएम पौड़ी के साथ डीएफओ गढ़वाल, वन प्रभाग और अन्य अधिकारियों ने किए। पौड़ी में फॉरेस्ट फायर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और कंटिन्यूसली हम लोगों को फॉरेस्ट फायर से डील करना पड़ता है। तो इसी क्रम में IRS का पूरा मॉक ड्रिल रखी गई थी और शासन स्तर से निर्देशों के क्रम में यहाँ ऑब्जर्वर भी SSP से थे। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 2 साइट्स ऐसी रखी गई थी जहाँ पे मॉक ड्रिल हुई थी, एक सिगड़ और सेकंड हमारा तमलाग। और दोनों जगह पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यही निर्देश दिए गए कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से, जैसे पहले के समय में एक ओनरशिप होती थी, उसी लाइन पे हम लोगों को कम्युनिटी के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना है।
तो हमारी इस साल की प्रिपरेशन भी हो चुकी है। लगभग 119 किलोमीटर फायर लाइन जो हमें काटनी थी वो हम कटवा चुके हैं। 43,000 हेक्टेयर एरिया जो है हमारा फॉरेस्ट का, वहाँ कंट्रोल बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।